16 से 18 साल की अगर आयु आती है जी अपराधी की जी, तो उसके साथ में एज ए एडल्ट व्यवहार किया जाएगा। प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में ऐसा बता रहे हैं कि शायद जो अपराधी है वो 15 साल और कुछ महीने का है कि किशोर अपराध बोर्ड जो बना हुआ होता है जी, उस बोर्ड को ये अधिकार है कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे। वो मेडिकल बोर्ड उस व्यक्ति की अपराधी की जो वास्तविक उम्र है वो उसकी कोहनियों की और इसकी जो एक्सरे होगा उस एक्सरे के आधार पर तय होती है। तो निश्चित रूप से इस तीसरी एज के बारे में भी डॉक्टरों को अनुसंधान करके और उसके बारे में भी विचार करना चाहिए आयोगों कि वो अनुसंधान अधिकारी सबसे पहले उसके इंस्टाग्राम पेज पे जाकर उसने किस किस लोगों को फॉलो किया, क्योंकि जो व्यक्ति जिस मानसिकता का होता है उसके यार दोस्त उसके फ्रेंड फॉलोइंग उसी प्रकार की होगी। जी, जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता है 15 साल की उम्र है, वो 400 रुपए का खिलौना लाने की जगह 400 रुपए का खाने पीने की सामान लाने की जगह अगर वो चाकू लेके आ रहा है और वो भी वो खटके वाला जो बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा चाकू लाके वो क्या करना चाह रहा था ये उसकी मानसिकता को बताता। तो उसकी मानसिक उम्र का भी निर्धारण किया जाना मेडिकल बोर्ड के द्वारा आवश्यक है। ऐसा उसकी मेटाबॉलिज्म एज और उसकी मानसिक उम्र कहीं 16 साल के आस ऊपर निकलती है और फांसी की सजा का भी प्रावधान उसमें दिया हुआ है। जिस प्रकार का अपराधी जो कृत्य करता है, मूल अपराधी जो कृत्य करता है, उसी कृत्य का पार्ट सेम जो मूल अपराधी के लिए सजा है वो सजा का निर्धारण जो है वो अपराध में सहयोग करने के लिए होता है। पिताजी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि फर्स्ट तो वो चाकू लाई नहीं। अगर वो चाकू लाया और पिताजी की जानकारी में था कि इसके पास चाकू है तो निश्चित रूप से उसको डांट डपट के उसकी मौलिक जिम्मेदारी थी कि वो चाकू उससे ले लेते जी, है ना। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं की। इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम एक गाइडलाइन स्कूल के लिए जारी की है कि अगर नियमित रूप से सभी बच्चों के बैग वगैरह चेक किए जाएं, इनकी तलाशी ली जाए टाइम बाय टाइम, और ये स्कूल के स्टाफ की जिम्मेदारी होगी। और किसी प्रकार की कोई नुकीली चीज़, किसी प्रकार का कोई घातक हथियार, किसी प्रकार का कोई भी हथियार बच्चे स्कूल में लेकर नहीं आए, इस बात को जिम्मेदारी तय करने का कार्य उस स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ का राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके किया है। मकान मालिक की भी एक जिम्मेदारी है कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को अपने घर में किराया रखते हो जी, तो सबसे पहले आपको पुलिस का वेरिफिकेशन कराना चाहिए। आपने करवाया क्या? ये अपराध सिर्फ एक बालक के प्रति दूसरे बालक का अपराध नहीं है, ये अपराध संपूर्ण समाज के प्रति, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला मासूम से बच्चे एक लड़के के द्वारा दूसरे लड़के की हत्या की गई, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इस समाज को। हमारे साथियों से भी आग्रह करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि यदि कोई अपराधी इस प्रकार का हीनियस ऑफेंस करने वाला हो, पर्टिकुलरली इस केस में कोई व्यक्ति आपके पास में अप्रोच करता है तो आप उसको शालीनतापूर्वक मना कीजिए कि मैं इस मुकदमे को लड़ने में असमर्थ हूँ। मेरा बार एसोसिएशन से भी हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार का एक आधिकारिक रूप से बयान जारी करें कि हम इस मुकदमे को, हमारा कोई भी अधिवक्ता इस मुकदमे में नहीं खड़ा होगा, अपराधियों के साथ में बार एसोसिएशन नहीं खड़ी रहेगी। और हम बार एसोसिएशन बाद में है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य पहले। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में खड़े रहेंगे, उसको जैसा भी न्याय हो, उसको न्याय की प्राप्ति हो, इसके लिए हम प्रयास करें। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राम कृपाजी शर्मा। राम कृपाजी शर्मा के बारे में बात करें तो पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही उपाध्यक्ष हैं भाजपा देहात के, और पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा के उदयपुर देहात के। धर्म कर्म दोनों ही कार्यों में लीन रहते हैं। पर आज मुद्दा ऐसा है कि जैसे ही पूरे शहर को जब मालूम पड़ा कि देवराज अब हमारे बीच में नहीं है, पूरा शहर गमगीन हो गया और इस घटना से पूरा भारतवर्ष स्तब्ध था। क्या सजा के क्या प्रावधान है इस तरह की जो घटनाओं में, जिस तरह के अपराधी कहा जा रहा है कि वो नाबालिग है, क्या सजा का क्या प्रावधान है इस तरह की घटना में? अभी प्रमा फेसी प्रथम दृष्टया जिस प्रकार का घटनाक्रम आया है उसमें जो मुख्य अभियुक्त जिसके बारे में है बताया गया है, जिसके द्वारा चाकू मारना आरोपित है,
उसको जिसको पुलिस ने डिटेन किया जी। है उसका जो ट्रीटमेंट है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो किशोर अपराध अधिनियम के तहत होगी। वो किशोर अपराध अधिनियम में वर्ष 2015 में यह प्रावधान किया गया था, संशोधन हमारी संसद ने किया 2013 में, और उसके बाद में 15 में जो एक्ट में संशोधन हुआ उसके अनुसार 16 से 18 साल की अगर आयु आती है जी अपराधी की जी। तो उसके साथ में एज ए एडल्ट व्यवहार किया जाएगा। उसके साथ में जो वयस्क व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति हीनियस क्राइम करता है जी। और जिसकी 16 से 18 साल की उम्र आएगी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो हमारी नियमित जो अदालतें हैं सेशन न्यायालय वहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मर्डर, रेप, इस प्रकार के हीनियस क्राइम में। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में ऐसा बता रहे हैं कि शायद जो अपराधी है वो 15 साल और कुछ महीने का है। तो मेरा ऐसा कहना है कि सेक्शन 94 किशोर अपराध अधिनियम ये कहता है कि किशोर अपराध बोर्ड जो बना हुआ होता है जी। उस बोर्ड को ये अधिकार है कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे। वो मेडिकल बोर्ड उस व्यक्ति की, अपराधी की जो वास्तविक उम्र है उसको साथ में, वास्तविक उम्र क्या होती है अभी? वास्तविक उम्र जो आपके प्रमाण पत्र में, स्कूल प्रमाण पत्र में लिखी हुई है या आपके जन्म प्रमाण पत्र में लिखी हुई है उस एज को। कई बार व्यवहारिक रूप से ये देखने में आता है कि जो वास्तविक उम्र होती है उस दिन आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, साल भर बाद में आपने प्रमाण पत्र बनाया तो साल भर बाद की उम्र उसमें नहीं देते हैं। ऐसा कई बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो जो जन्म प्रमाण पत्र है उस जन्म प्रमाण पत्र की सबसे पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सत्यता की जांच हो जी। जो ये अपराधी है, जो जिस पर आरोपित बच्चा है, उस लड़के की अभी तो वर्तमान में वो सरकारी विद्यालय में पढ़ा था, उससे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ता था जी। तो उस प्राइवेट स्कूल में जब उसने एडमिशन लिया तब उसने जन्म प्रमाण पत्र के लिए कौन सा प्रमाण पत्र लगाया, ये सबसे महत्वपूर्ण है जी। उसके बाद में भी उसकी मेटाबॉलिज्म एज, उसकी जो शरीर का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, उसकी शारीरिक रूप से वास्तविक उम्र क्या है, वो उसकी कोनियों की और इसकी जो एक्सरे होगा उस एक्सरे के आधार पर तय होती है उम्र। अच्छा। कि इसकी वास्तविक जो मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी उम्र कैसे निकलेगी, तो उसकी उम्र निकालने का तरीका है, मेटाबॉलिज्म एज बोलते हैं उसको, उस एज को निकालने का तरीका है कि उसकी कोनियों के और हाथ के ये जो एक्सरे होते हैं उन हड्डियों के विकास के आधार पर डॉक्टर उसकी एज का निर्धारण करता है। और तीसरा होता है उसकी मेंटल एज, उसकी मानसिक उम्र क्या है। कई बार क्या होता है कि आजकल जो वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना है, उस जमाने में छोटे छोटे बच्चे मानसिक रूप से, अपन कहते हैं ना कि छोटा सा 3 साल का बच्चा मोबाइल बहुत अच्छे से चला लेता है, तो उसकी मानसिक एज उसकी वास्तविक एज से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो निश्चित रूप से इस तीसरी एज के बारे में भी डॉक्टरों को अनुसंधान करके और उसके बारे में भी विचार करना चाहिए आयोगों के। इसकी सोशल मीडिया की आपने बात करी तो सोशल मीडिया का भी इस पूरे केस प्रकरण के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने देखा कि पूर्व में भी उसने किस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर उस बालक को, देवराज को और देवराज के कई साथियों को भी धमकी उसने दी थी। सजा का इसमें क्या प्रावधान है? किसी को सोशल मीडिया पर धमकी देने पर क्या सजा का प्रावधान होता है? आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सोशल मीडिया के जरिए जो सेक्शन 67 जो है उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। पर मेरा ये कहना है कि अनुसंधान अधिकारी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अनुसंधान अधिकारी सबसे पहले उसके इंस्टाग्राम पेज पे जाकर उसने किस किस लोगों को फॉलो किया, क्योंकि जो व्यक्ति जिस मानसिकता का होता है उसके यार दोस्त, उसके फ्रेंड फॉलोइंग उसी प्रकार की होगी जी। तो ऐसा अगर वो किसी अपराधी को फॉलो किया या उसने किसी टेररिस्ट को फॉलो किया तो निश्चित रूप से उनसे उसने आइडिया प्राप्त किए कि किस प्रकार से इस अपराध को मेरे को करना चाहिए। तो ऐसा वो कोई सामान्य बात नहीं है, इसलिए उस आईओ को इस बात की विशेष रूप से पड़ताल करनी चाहिए और उसके आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कई जगह कि अपराधी जो है अपराध करने की जो मानसिकता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आप अपन दोनों अभी यहाँ पे लड़ा गए और किसी ने एक के साथ में दूसरे ने घटना कारित कर दी तो वो अपराध एक बिल्कुल प्लान्ड अपराध नहीं है। इसमें जिस प्रकार से वो कपासन से चाकू लेके आया, पिताजी की जानकारी में लेके आया जी, और एक छोटा बच्चा जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता है, 15 साल की उम्र है, वो 400 रुपए का खिलौना लाने की जगह 400 रुपए का खाने पीने की सामान लाने की जगह अगर वो चाकू लेके आ रहा है और वो भी वो खटके वाला
जो बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा चाकू लाके वो क्या करना चाह रहा था ये उसकी मानसिकता को बताता। तो उसकी मानसिक उम्र का भी निर्धारण किया जाना मेडिकल बोर्ड के द्वारा आवश्यक है। अगर ऐसा उसकी मेटाबॉलिज्म एज और उसकी मानसिक उम्र कहीं 16 साल के आस ऊपर निकलती है तो निश्चित रूप से जो मुकदमा है वो सेशन न्यायालय में चलेगा और वहाँ उसके साथ में वयस्क व्यक्ति के समान जिस प्रकार से प्रोसीडिंग चलती है उसी समान उसकी प्रोसीडिंग चलेगी और उसमें LI लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और फांसी की सजा का भी प्रावधान उसमें दिया हुआ है। लेकिन अगर यह मुकदमा किशोर अपराध गृह में चलता है, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष चलता है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल की सजा का प्रावधान वर्ष 2015 में किया गया है। अच्छा, अब आप ही की बात से 2-3 बातें निकल के आई कि आपने कहा कि उसके पिताजी को सारी बात का नॉलेज था और SP साहब ने भी जैसा अपना बयान दिया है उसके अंदर बिल्कुल ये बात निकल के आई कि उसके पिताजी को मालूम था कि बच्चा चाकू खरीद के लाया है। हत्या के लिए प्रेरित करने पर या हत्या के लिए साथ में संगलित होने पर क्या सजा का प्रावधान? जिस प्रकार का अपराधी जो कृत्य करता है, मूल अपराधी जो कृत्य करता है, उसी कृत्य का पार्ट सेम जो मूल अपराधी के लिए सजा है वो सजा का निर्धारण जो है वो अपराध में सहयोग करने के लिए होता है। 120B IPC जो है वो अपराध के दुष्प्रेरण के लिए है कि किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए तो उसके पिताजी को जिसको इस बात की जानकारी थी जी, पिताजी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि फर्स्ट तो वो चाकू लाई नहीं। अगर वो चाकू लाया और पिताजी की जानकारी में था कि इसके पास चाकू है तो निश्चित रूप से उसको डांट डपट के उसकी मौलिक जिम्मेदारी थी कि वो चाकू उससे ले लेते जी, है ना। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं की। इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन ही आपकी स्वीकृति का लक्षण है। मतलब एक व्यक्ति अपराध की तरफ जा रहा है और मैंने उसको रोकने, मेरी जानकारी में है और मैंने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, इट मीन्स ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा घटित अपराध में मौन तरीके से मेरी भी स्वीकृति है और वो व्यक्ति जाके अपराध करेगा तो निश्चित रूप से उसके अपराध का बराबर का भागीदार मैं भी रहूंगा। तो हत्या करने के लिए IPC की धारा 302 में जिस प्रकार का उसमें सजा का प्रावधान है कि आजीवन कारावास और कैपिटल पनिशमेंट जो फांसी की सजा तक हो सकता है, ऐसी सजा का प्रावधान 120B जो व्यक्ति उसके साथ में सहभागी है उसके लिए भी इसी प्रकार की सजा का प्रावधान है। जी, अब एक मुख्य प्रश्न आपसे जानना था कि पूर्व में भी छात्र का जो रवैया था वो इसी तरह का था, लड़ाई झगड़ा करना, अपराधियों को फॉलो करना, ये सब हमने भी देखा और आप लोगों ने भी उसका विरोध कलेक्टर साहब को भी जाके दर्ज कराया। पूर्व में भी देश ने देखा कि जिस तरह से निर्भया हत्याकांड में कानून के अंदर बदलाव किए गए थे, क्या इस तरह के जो देशराज के साथ जो घटना घटित हुई है वो देश में किसी और बच्चे के साथ घटित ना हो, क्योंकि वो उस जगह पर घटित हुई है, वो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लोगों के मन में भय ना हो। इसके लिए क्या सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए, कानून में बदलाव यहाँ करना चाहिए? मेरे लिहाज से इस घटना के बाद में राजस्थान सरकार ने एक गाइडलाइन स्कूल के लिए जारी की है कि अगर नियमित रूप से सभी बच्चों के बैग वगैरह चेक किए जाएं, इनकी तलाशी ली जाए टाइम बाय टाइम, और ये स्कूल के स्टाफ की जिम्मेदारी होगी और किसी प्रकार की कोई नुकीली चीज़, किसी प्रकार का कोई घातक हथियार, किसी प्रकार का कोई भी हथियार बच्चे स्कूल में लेकर नहीं आए, इस बात को जिम्मेदारी तय करने का कार्य उस स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ का राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके किया है। लेकिन इसके भी आगे आपका बिल्कुल कहना सत्य है कि घटनाएं जब देश में होती है तब कानून की कुछ खामियां उसमें नजर आती है जी। और जिस प्रकार से निर्भया वाला कांड हुआ उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2013 अस्तित्व में आया। उस पोक्सो एक्ट के समान ही इस घटना के बाद में ये भी ध्यान में आया कि 16 से 18 साल तो 2015 के किशोर अपराध अधिनियम में हमने संशोधन करके 16 से 18 साल तो कर दी हीनियस ऑफेंस के मैटर में, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को छोड़ने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो कई बार इस बात को कह चुका अपने कई फैसलों में, लेकिन इसको कानून में जोड़ने की आवश्यकता है कि जो बच्चा अपराध करता है और जो बच्चा हीनियस ऑफेंस करता है और जो बच्चा अपने विवेक का उपयोग अपराध करने के लिए कर रहा है, ऐसे बच्चे के साथ में उसको आयु का निर्धारण करते समय उसको कहीं ना कहीं उसकी मानसिक एज को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जानी चाहिए कि उसकी मेंटालिटी क्रिमिनल हो। जी।
एक साधारण तरीके से कोई व्यक्ति, दो जने सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी टकरा गई और एक दूसरे से लड़ पड़े और किसी के कोई घटना हो गई, ये तो एक सामान्य घटना हो गई, मानव का स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया हो गई, घटना की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन किसी ने प्लान्ड तरीके से और इतना इस प्रकार का अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसके साथ में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और इस उम्र को जो 16 साल की है, इस उम्र को कहीं ना कहीं घटा के 12-13 साल के आसपास करनी चाहिए, जिससे अपराधियों में एक प्रकार का भय, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि समाज में एक विचित्र प्रकार की व्यवस्था हो गई। जो भी बड़े अपराधी हैं और जो गैंगस्टर हैं, उन्होंने अपने अपराध को अंजाम देने के लिए बच्चों का उपयोग करना चालू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को गुर्गों का चोरी कराते हैं, तो छोटा बच्चा होता है तहखाने में आसानी से घुस जाता है, उससे चोरी करेगी, उसको सजा भी नहीं होगी और वो आसानी से बाहर आ जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। एक हथियार के रूप में बच्चे उनके लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को केंद्र सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि बच्चों में और जिस प्रकार का बुलडोजर कांड हमारे स्थानीय प्रशासन ने किया राज्य सरकार के निर्देशानुसार, बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे भी एक मैसेज जाएगा समाज में कि सिर्फ चंद दिनों तक आपको जेल में रह के या किसी सुधार गृह में रह के बाहर नहीं आना है, आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो निश्चित सब बिल्कुल सहमत आपकी बात से 100%। जो अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, पर अपराधी के मकान मालिक पर बुलडोजर चलाना कहाँ तक उचित है? मेरा ये कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि उनको लीगल नोटिस दिया था। लीगल नोटिस के बदले में उन्होंने ये लीगल नोटिस में प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने लीगल नोटिस ये दिया सर कि वो भूमि वन विभाग की है, बिल्कुल वन विभाग के नियम के तहत उनको वहाँ से हटाया गया। सिर्फ क्या एक ही मकान हटाना चाहिए था, क्या पूरी गली वन विभाग में नहीं? ऐसे मेरी जानकारी में प्रशासन वाले इसको क्लियर जानकारी दे सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसे 10-15 लोगों को नोटिस दिए हैं। और ये मकान को तोड़ना, ये सिर्फ एक समाज में मैसेज है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराध करने की तरफ प्रयास करेगा, निश्चित रूप से समाज उसके लिए मौन नहीं रहेगा, प्रशासन उसके लिए मौन नहीं रहेगा। सजा होगी नहीं होगी, अपराध होगा आज से लगभग 4-5 साल बाद में, तब तक लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप अपराध करोगे तो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का भी दंड आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक इसके कागजात की बात है, आज दिन तक उसका मकान मालिक ये कागज़ लेके पेश नहीं हुआ कि साहब मेरे पास ये कागज़ है, मैंने ये मकान तब बनवाया था, मैंने इस मकान को बनाने के लिए बिल दिया था। वन विभाग की ज़मीन का भी विषय छोड़ दें आप 2 मिनट के लिए, तो उसने आज दिन तक कंस्ट्रक्शन का बिल तक पेश नहीं किया कि सब मकान का मालिक मैं हूँ और मैं इतने वर्षों से इस पर काबिज हूँ और मैंने ये पेश किया। ऐसा भी कोई कागज़ लेकर मकान मालिक नहीं आया। ये बाद में सोची समझी व्यवस्था के तहत एक किराए चिट्ठी तैयार हुई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि मकान मालिक एक नया। हमारा कार्यक्रम नहीं देखा भाई साहब, जिस कार्यक्रम के अंदर वो व्यक्ति अपने कागज बता रहा है, जब वहां तोड़ने के लिए जेसीबी आई थी, उस व्यक्ति ने अपने समस्त कागज वहां बताया। 101% जो अपराधी है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको आर्थिक नुकसान भी देना चाहिए, उसका आर्थिक रूप से बहिष्कार भी होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल स्वागत है सरकार के फैसले का, पर किसी दूसरे के व्यक्ति को आर्थिक नुकसान दे के सिर्फ लोगों की भावनाएं शांत करना कहाँ तक उचित मानते हैं? मकान मालिक की भी एक जिम्मेदारी है कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को अपने घर में किराया रखते हो जी, तो सबसे पहले आपको पुलिस का वेरिफिकेशन कराना चाहिए। आपने करवाया क्या? नहीं कराया ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के। आपके घर के अंदर आप मान लो हथियार रख रखे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप आपके मकान में किस प्रकार का, किस आचरण का व्यक्ति रहता है, कौन रहता है, क्या कर रहा है, क्या काम करता है और इसने हथियार किस उद्देश्य से रखे। ये मकान मालिक की जिम्मेदारी। मकान मालिक की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो जाके किराया वसूल करे ना, घर जाके रेस्ट करे, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। निश्चित रूप से मकान मालिक ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, प्रशासन ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया, तोड़ दिया। जी, हमने पूर्व में भी देखा कि जिस तरह से उदयपुर बार एसोसिएशन राजस्थान में एक अलग पहचान अपनी रखता है, कई ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं जहां पर उन्होंने खुले तौर पर सामाजिक रूप में बहिष्कार करा कि भाई इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति लोगों का केस हम नहीं लड़ेंगे, तो किसी ने उसका केस भी नहीं लड़ा। क्या ये जो प्रकरण है, अगर ये सेशन कोर्ट में आता है, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उसकी मेंटल उम्र को भी तरीज दी जानी चाहिए, उसका जो मेटाबॉलिज्म उम्र है उसको भी तरीज दी जानी चाहिए, इन सारे मुद्दों के बाद और कानून में कोई बदलाव हो कि अगर वो सेशन कोर्ट में आता है तो क्या वकीलों का, वकील समुदाय का खुले तौर पर बहिष्कार होगा इस तरह केस का? मैं
ये अपराध सिर्फ एक बालक के प्रति दूसरे बालक का अपराध नहीं है, ये अपराध संपूर्ण समाज के प्रति, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला मासूम से बच्चे एक लड़के के द्वारा दूसरे लड़के की हत्या की गई, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इस समाज को जी। और उदयपुर की जो गंगा जमनी तहजीब जो है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को भी ब्रेक करने का कहीं ना कहीं इस केस के माध्यम से प्रयास किया गया, जानबूझ के किया गया कृत्य मानता हूँ मैं इसको जी। इसलिए मेरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में सभी अधिवक्ताओं से आग्रह है कि हम मुकदमे खूब लड़ते हैं, खूब लड़ते रहेंगे। हमारी विद्वता का उपयोग हम सब जगह करते हैं, अपराधियों को बचाने के लिए भी करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से इस प्रकार का जो समाज के प्रति अपराध हो, ऐसे व्यक्तियों का मुकदमा हमको नहीं लड़ना चाहिए। मैं सभी हमारे साथियों से भी आग्रह करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि यदि कोई अपराधी इस प्रकार का हीनियस ऑफेंस करने वाला हो, पर्टिकुलरली इस केस में कोई व्यक्ति आपके पास में अप्रोच करता है, तो आप उसको शालीनतापूर्वक मना कीजिए कि मैं इस मुकदमे को लड़ने में असमर्थ हूँ। मेरा बार एसोसिएशन से भी हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार का एक आधिकारिक रूप से बयान जारी करें कि हम इस मुकदमे को, हमारा कोई भी अधिवक्ता इस मुकदमे में नहीं खड़ा होगा, अपराधियों के साथ में बार एसोसिएशन नहीं खड़ी रहेगी। अब हम बार एसोसिएशन बाद में है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य पहले, इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में खड़े रहेंगे, उसको जैसा भी न्याय हो, उसको न्याय की प्राप्ति हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी। तो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामकृपा जी शर्मा से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने स्पष्ट करा कि कानून के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें मेंटल उम्र का भी तकाजा यहाँ पर रखना चाहिए कि उस व्यक्ति की मेंटल उम्र क्या है, मेटाबॉलिज्म उम्र क्या है और वास्तविक उम्र क्या है। इन्होंने साथ ही स्पष्ट करा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने से पूर्व में छात्र किसी निजी विद्यालय में अध्ययनरत था तो वहां पर उसने क्या दस्तावेज जन्म प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए, उनकी भी जांच यहां पर होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है, उनका आर्थिक रूप से और आर्थिक नुकसान दे के भी बहिष्कार यहाँ पर होना चाहिए। और साथ ही में एक हिदायत भी दी है तमाम उन मकान मालिकों को जिनके घर पे लोग किराए पे रह रहे हैं, अगर आपने भी आज तक अपने किराएदारों की जांच यहाँ पर नहीं कराई है तो आप भी उनकी जांच यहाँ पर कराएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी भी है। और साथ ही में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते आपने तमाम उदयपुर समुदाय में रहने वाले, उदयपुर समाज में रहने वाले वकीलों से भी आग्रह करा है कि इस तरह का केस हम ना लड़ें जो समाज के लिए एक मिसाल यहाँ पर बन सके। हालांकि देवराज अब हमारे बीच में नहीं है, उसकी कुछ यादें हमारे बीच में हैं, पर उसे न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ प्रयासरत हैं और सभी ये चाहते हैं कि अगर कानून में फेरबदल कर कर भी उस अपराधी को सजा यहाँ पर मिलती है तो उसे सजा यहाँ पर दी जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।